Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start with the topic dietary guidelines for Americans. ये टॉपिक अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से मैं आपको करवा रही हूँ और ये सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर है 33. सो डाइटरी गाइडलाइंस क्या है? ये बेसिकली एक साइंस बेस्ड एडवाइस है. सो इसको फॉलो करके हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकें और जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसका रिस्क फैक्टर कम किया जा सके. जो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल्स थे वो करवाए थे, उसी के अकॉर्डिंगली ये डाइटरी गाइडलाइन है. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसको देखते हैं. सबसे पहली है एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स विद इन एनर्जी नीड्स. ये गाइडलाइन हमें क्या बताती है कि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं उसके अंदर रह के हम लोग अपने जो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम लोग कंज्यूम करें. और ये किस तरह पॉसिबल है कि अगर हमारी लेट्स से कि हमारी जो एनर्जी नीड है वो 1500 है, ठीक है. 1500 के अंदर रह के हम लोगों ने सारे फूड ग्रुप्स को ऐड करना है. सारे फूड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट वैरायटी को ऐड करना है. जैसे अगर आपके पास है लेट्स से फूड ग्रुप है ब्रेड एंड सीरियल, उसके अंदर डिफरेंट फूड आइटम्स आते हैं ना, डिफरेंट वैरायटी आती है. उसके अंदर चपाती भी आती है, उसके अंदर ब्राउन राइस भी आते हैं, उसके अंदर ओट्स भी आते हैं, पोरेज भी आता है. सो उसके एक फूड ग्रुप के अंदर डिफरेंट फूड आइटम्स आते हैं. डिफरेंट फूड आइटम्स हम लोग को वैरायटी ऐड करने के लिए हम लोग को कंज्यूम करना चाहिए. इसी तरह जैसे आप फ्रूट्स की बात कर लें, फ्रूट्स में कितनी सारी वैरायटी आती है. एक ही फ्रूट खाने के बजाय हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स खाएंगे, उसमें डिफरेंट विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स होंगे. हमारी बॉडी को भी एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. इसके अलावा हम लोग को एक और चीज़ का जो ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमें अपनी डाइट के अंदर जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वो एडेड शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल वगैरह, इसको हमें लिमिट में रखना चाहिए, ठीक है. ये ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी है हमारे अंदर, कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे. कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी तो क्या होगा कि हमारा जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाएगा. और इसी तरह अगर हमारी जो एनर्जी नीड है उससे अगर हम लोग कम हम लोग खाएंगे या कम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, कम फूड आइटम्स लेंगे, तो फिर हमारा जो वेट है वो लूज होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इसी जो डाइटरी गाइडलाइन है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है मीट रिकमेंडेड इनटेक्स विद इन एनर्जी नीड्स बाय अडॉप्टिंग अ बैलेंस ईटिंग पैटर्न सच एज द फूड USDA फूड गाइड. अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों को जो एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हम लोग को बैलेंस डाइट रखनी चाहिए. अब बैलेंस ईटिंग पैटर्न जो है वो USDA फूड गाइड में दिया गया है. USDA फूड गाइड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी. बट इसमें जो मेन चीज़ जो जिस पे फोकस किया गया वो ये है कि हमारे जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए हम लोग अपने पांचों फूड ग्रुप्स जो हैं वो ऐड करते हैं. पांचों फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? हमारे पास फर्स्ट है ब्रेड एंड सीरियल, फिर हमारे पास आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर हमारे पास मीट और फैट्स, ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दो फूड ग्रुप्स हैं अलग अलग. नेक्स्ट है हमारे पास वेट मैनेजमेंट. To maintain body weight in a healthy range, balance calories from foods and beverages with calories expended. इसमें ये बताया गया है कि हम लोग को जब बॉडी वेट को मेंटेन करना होता है तो हमें उतनी ही कैलोरीज फूड एंड बेवरेजेस से लेनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी जो है वो यूज कर रही है, ठीक है. सपोज अगर हमारी बॉडी 2000 कैलोरीज यूज कर रही है तो हमें फूड एंड बेवरेजेस से भी 2000 कैलोरीज ही लेनी चाहिए. अगर आप लेट्स से 2500 कैलोरीज ले रहे हैं और बॉडी की नीड है 2000, तो हम वेट जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. और अगर आप लेट्स से कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट 2000 है बट आप जो अपनी जो फूड आइटम्स हैं उससे 1500 कैलोरीज ले रहे हो, तो आप अपना जो वेट है वो लूज करना स्टार्ट करते हैं. अब जब हम ये डाइट प्लान्स देते हैं ना पेशेंट्स को, कि कुछ पेशेंट्स आते हैं उन्होंने वेट लूज करना होता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं उन्होंने वेट गेन करना
करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की कैलोरीज को काउंट करते हैं। अगर उनकी कैलोरीज जो है वो 1500 कैलोरीज आ रही हैं, तो हम उनका जो डाइट प्लान है वो 1000 कैलोरीज का बनाते हैं। 500 कैलोरीज हम उसमें से माइनस कर देते हैं, सो वो जो बॉडी है वो एक्सेस वेट जो है वो लूज करना स्टार्ट कर दे। 500 कैलोरीज हम लोग माइनस कर देते हैं। बट अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसने वेट गेन करना है, तो जो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, हम 500 कैलोरीज ज्यादा उसको देते हैं, उसकी डाइट प्लान में ज्यादा ऐड करते हैं, सो उसका जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाए। और अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, उसने ना लूज करना है ना उसने गेन करना है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको डाइट प्लान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन है, नेक्स्ट पॉइंट, to prevent gradual weight gain over time, make small decreases in food and beverage calories and increase physical activity. अब अगर हमने ग्रेजुअली जो वेट गेन हो रहा है उसको हमने जो प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो फूड एंड बेवरेजेस हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं उसमें हम लोग स्लोली उसको डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमने वेट लूज करना हो या हम लोगों ने अपनी जो बॉडी है उसको फिट रखना हो, उसको स्ट्रेंथ में रखना हो, उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना हो, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी बंदे का अगर हम लोगों ने वेट अगर मैं लूज करने की बात करती हूँ, वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी वेट गेन में भी जरूरी होती है, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मसल का मास इंक्रीज होता है, तो उसके लिए भी जरूरी होती है। बट अगर मैं वेट लूज की बात करूं तो 80% जो है वो डाइट काम कर रही होती है और 20% जो है फिजिकल एक्टिविटी काम कर रही होती है। दोनों चीजें हम लोग को साथ लेके चलनी होती है, तभी हम लोग एक जो हेल्दी बॉडी वेट है उसको अचीव कर सकते हैं, या वेट लूज करना हो उसको अचीव कर सकते हैं, या वेट गेन करना हो, मसल का मास इंक्रीज करना हो, तो फिर भी हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी जैसे लाइफस्टाइल हमारा बहुत जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है ना हमारा, जैसे अगर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज या ऑफिस में भी देखें तो हम लोग ज्यादातर लिफ्ट यूज कर रहे होते हैं, स्टेयर्स कम यूज करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अगर हम इनका ख्याल रखें, लिफ्ट के बजाय हम लोग स्टेयर्स का यूज करें, या जैसे ऑफिस है उसमें हम लोग बिल्कुल दरवाजे के आगे कार पार्क करते हैं और लिफ्ट के थ्रू हम लोग अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। या स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो आपको बिल्कुल गेट के आगे आप लोग को जो भी ट्रांसपोर्ट होती है आप उसके आगे उतरते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं और आप अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी कार जो है वो थोड़ा दूर पार्क करें और थोड़ा वॉक करके जाएं, इसके अलावा आप लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज करें, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा एक्टिव हो सकता है। या अगर जो घर के काम है वो आप खुद करें, तो आप अपना जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव लाइफस्टाइल के बजाय आप अपनी बॉडी जो है उसको आपने अगर वो उसकी ट्रेनिंग करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, या जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, इसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में लाने के लिए स्ट्रेचेस होते हैं, उसको आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जैसे स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। उससे भी आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फूड ग्रुप्स टू इनकरेज consume a sufficient amount of fruits, vegetables, milk and milk products, whole grains while staying within the energy needs. इसमें वही फूड ग्रुप्स की बात की गई है कि इसमें sufficient amount होनी चाहिए किसकी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, होल ग्रेन्स की। और इसमें एक और चीज जो मेंशन है वो ये है कि आप एनर्जी नीड्स के अंदर रह के आप ये सारे जो फूड ग्रुप्स हैं उसको आप डालते हो। इसके अलावा select a variety of fruits and vegetables each day including selections from all 5 vegetable subgroups. अब जो डिफरेंट आपको फूड ग्रुप्स मैंने बताए हैं ना, इसके अंदर भी सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप खाली वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में 5 सब ग्रुप्स हैं, जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में वो आपको फॉलिक एसिड प्रोवाइड करती हैं। ऑरेंज वेजिटेबल्स
ये आपको कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आपके लेग्यूम्स हैं, ये आयरन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च वेजिटेबल्स आपको ये कार्ब्स प्रोवाइड करते हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो दूसरे वेजिटेबल्स हैं वो दूसरे मिनरल्स और विटामिन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे एक फूड ग्रुप है ना, उसके अंदर डिफरेंट सब ग्रुप्स डिफरेंट आपको विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए वैरायटी को ऐड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो एक मेन प्रिंसिपल था डाइट प्लानिंग का, वो था वैरायटी, कि जब भी आप डाइट प्लानिंग करते हैं तो उसमें आप वैरायटी ऐड करते हैं। Make at least half of the grain selections whole grains. Select fat-free or low-fat milk products. इसके अलावा वेजिटेबल्स की तो बात कर ली गई। इसके अलावा ग्रेन्स में बताया गया कि ग्रेन्स में आप लोग डिफरेंट ग्रेन्स कर सकते हैं सेलेक्ट, जैसे होल ग्रेन्स हो गया, या इसके अलावा आप बार्ले आप यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रेन्स जो है मल्टी ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। सो आपको डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसमें भी सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे लो फैट मिल्क आ गया, फुल फैट मिल्क आ गया, या फैट फ्री मिल्क आ गया। इसमें क्या होता है कि ये आपको न्यूट्रिएंट्स तो सेम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट आपको जो कैलोरीज हैं उसको आपको माइंड में रख के आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने वेट लूज करवाना है किसी का, तो आप उसकी डाइट में फैट फ्री मिल्क ऐड करते हो, सो उसको वो न्यूट्रिएंट भी मिल जाए और जो कैलोरीज हैं वो भी आपकी जो है वो मेंटेन रह सके। फैट्स consume less than 10% of kilocalories from saturated fats and less than 300 milligrams of cholesterol per day, and keep trans fats consumption as low as possible. अच्छा, हमारा जो फैट की जो रिकमेंडेड परसेंटेज है वो होती है 30%। 30% में से लेस देन 10% जो कैलोरीज हैं वो आपकी सैचुरेटेड फैट्स में से जानी चाहिए, और लेस देन 300 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल पर डे आपको कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांस फैट्स हैं वो जितना कम पॉसिबल हो सके आप उतना कम यूज़ करें। 10% जो है, लेस देन 10% आपका सैचुरेटेड फैट आ गया। सैचुरेटेड फैट में जैसे आपकी बटर आ गया, या जो देसी घी होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो 20% है वो अनसैचुरेटेड फैट आप लें, उसमें ऑलिव ऑयल आ जाते हैं, आपके सीड्स एंड नट्स आ जाते हैं। अब डिफरेंट नेक्स्ट पॉइंट में यही बात की गई है कि टोटल फैट इनटेक बिटवीन 20 to 35% ऑफ किलो कैलोरीज, कि जो टोटल फैट है वो आपकी 20 to 35% उसका जो परसेंटेज होती है वो होती है कैलोरीज में से। उसमें से आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज़ कर सकते हैं या मोनो अनसैचुरेटेड फैट यूज़ कर सकते हैं। उनके सोर्सेज क्या हैं? फिश है, नट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल में से आप ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, कैनोला ऑयल बहुत अच्छा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। Select and prepare foods that are lean, low fat or fat free and low in saturated or trans fats. अब इसमें मीट की बात की गई है कि अगर आप मीट की बात करें तो मीट, अब अभी मैंने आपको एक्सचेंज लिस्ट नहीं करवाई ना। एक्सचेंज लिस्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि एक फूड ग्रुप में कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं, उसमें कितना कार्ब होता है, कितने प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितनी वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज लिस्ट में आती हैं। एक दफ़ा आप वो उससे गो थ्रू आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ईजी लगेंगी। इसके अलावा ये बताया गया कि जो फूड आप जो भी सिलेक्ट करें वो एक तो लीन होनी चाहिए, लो फैट होनी चाहिए, और उसमें सैचुरेटेड फैट जो है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। Choose fiber-rich fruits, vegetables and whole grains. Often कार्ब्स लेने के लिए आप लोग डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं वो ऐड करें। इसके अलावा आप कोई भी फूड बना रहे हैं या कोई भी बेवरेजेस या मिल्क शेक्स वगैरह बना रहे हैं, उसमें बहुत कम शुगर ऐड करें। इसके अलावा डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आप जो शुगर या स्टार्ची फूड है उसको कम यूज़ करें, और जो बेवरेजेस हैं जिसमें ज़्यादा शुगर है उसको आप लेस फ्रिक्वेंटली यूज़ करें।
सोडियम एंड पोटेशियम की आगे बात की गई है। सोडियम एंड पोटेशियम में क्या बात की गई है? चूज एंड प्रिपेयर फूड्स विद लिटिल सॉल्ट। अच्छा, इसमें जो रिकमेंडेड जो सॉल्ट इनटेक है वो है 2300 मिलीग्राम सोडियम। ऑलमोस्ट ये 1 टीस्पून बनेगा डेली का सॉल्ट, उसमें 2300 मिलीग्राम जो है वो सोडियम आप लोग ले सकते हो। इतना आपको रिकमेंडेड है, इससे आपने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ज़्यादा फिर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा जो पोटेशियम रिच फूड आइटम्स है वो आप ज़्यादा कंज्यूम करें। जो पोटेशियम और सॉल्ट है ये एक दूसरे के काउंटर बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। इसी तरह जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन है ना, तो हम उसके जो सोडियम है वो कम करते हैं और पोटेशियम रिच फूड आइटम्स जो है वो ज़्यादा करते हैं। पोटेशियम में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसमें अगर आप बात करें बनानास आ जाते हैं पोटेशियम रिच में, डेट्स आती हैं उसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव बंदा है तो अगर थोड़ा बहुत अगर सोडियम उसमें ज़्यादा चला भी जाता है, तो अगर आपकी जो डाइट है उसमें पोटेशियम रिच फूड आइटम्स होंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, ये जब मैं आपको डैश डाइट आगे करवाऊंगी ना, जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइपरटेंसिव बंदे की डाइट को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो फिर मैं आपको ये डिटेल से करवाऊंगी कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये किस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहलिक बेवरेजेस। अच्छा, अल्कोहलिक बेवरेजेस की ये तो बात की गई है ना कि अमेरिकन के लिए क्या डाइटरी गाइडलाइंस हैं, तो उसमें जो है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस थोड़ी बहुत अलाउड की गई हैं, बट हमारा जो रिलीजन है, कल्चर है, उसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अमेरिकन के लिए देखते हैं कि उसमें क्या बात की गई है। Those who choose to drink alcoholic beverages should do so sensibly and in moderation, up to 1 drink per day for women and up to 2 drinks per day for men. कि जो भी पर्सन जो इंडिविजुअल्स हैं वो अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं उनको सेंसिबली कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे वुमेन के लिए 1 ड्रिंक अलाउड है और जो मेन है उसके लिए 2 ड्रिंक्स अलाउड है। ये अमेरिकन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनको अल्कोहलिक बेवरेजेस बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जैसे जिनको लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए। लिवर डिसऑर्डर्स का मेजर जो एक कॉज होती है वो अल्कोहल होती है। अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको आगे लिवर की जो डिजीजेस है वो बहुत कॉमन उनमें होती है। ऐसे लोगों की जब डायग्नोज हो जाता है तो उनको तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अल्कोहल। Food safety: to avoid microbial foodborne illness, keep food safe, clean hands, food contact surfaces, and fruits and vegetables separate raw, cooked, and ready to eat foods. Cook food to safe internal temperature, chill perishable food promptly, and defrost food properly. इसमें क्या बात की गई है? इसमें फूड सेफ्टी की बात की गई है। फूड सेफ्टी का आप एक अलग टॉपिक है, और उसमें मेजर जो चीज़ में मेंशन है वो ये मेंशन की गई है कि एक तो जो रॉ फूड्स हैं, कुक फूड हैं, उनको आप अलग सेपरेटली रखें। जैसे रॉ मीट है तो उसको आप जो कुक मीट है उससे आप सेपरेट रखें, या जैसे आपकी जो चॉपिंग शीट होती है उस पर अगर आपने एक दफ़ा चिकन का आपने कीमा किया है तो आप उसी शीट पे आप लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट नहीं कर सकते, उससे बैक्टीरिया जो है वो बड़ी जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अलग कट करें और मीट जो है वो अलग कट करें। इसके अलावा जो फूड्स हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली हैं उसको आप जल्दी से आप फ्रीज कर लें। ज़्यादा देर आप उसको बाहर स्लैब पे ना रखें, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो जल्दी। इसके अलावा जब भी आपने फूड को डीफ्रोस्ट करना होता है तो उसको प्रॉपरली करें, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। इसके अलावा जो मिल्क है उसको अच्छी तरह से बॉयल करके यूज़ करें। जो रॉ और अंडर कुक एग्स हैं उनको यूज़ ना करें। मीट है, पोल्ट्री है या फिश है, शेल फिश है, उसको अच्छी तरह से आप पहले कुक करें और फिर आप उसको यूज़ करें। ये जो थी ये सारी डाइटरी गाइडलाइंस थी। इसके बाद आती है यूएसटीएफ फूड गाइड, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ये अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से लेक्चर था, अभी आप इसको पढ़ें और कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।